हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 16 त्रिविम रसायन या स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ फिशर प्रक्षेपण सूत्र के बारे में। आप लोगों को बताया गया था कि जो भी आपके प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, जो भी मुख्य कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी संरचना त्रिविमीय होती है। 3D में इसकी संरचना होती है और त्रिविमीय 3 डायमेंशनल संरचना होने के कारण इसको अपन कागज पर या बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इन संरचनाओं को कागज पर या बोर्ड पर कैसे प्रदर्शित किया जाए, इसके लिए फिशर, एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने एक तरीका सुझाया और उस तरीके को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, इन्होंने किसी भी यौगिक की त्रिविमीय संरचना को कागज पर या बोर्ड पर कैसे प्रदर्शित किया जाए, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहते हैं। अब ये किस प्रकार से इन्होंने बनाया, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, फिशर प्रक्षेपण सूत्र की अपन बात करते हैं तो इसके निर्माण कैसे किया जाता है, वो सिंपल सा तरीका है। जैसे आपको ब्यूटेनॉल का क्या बनाना है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र आपको बनाना है। किसका बनाना है, ब्यूटेनॉल का। अब सबसे पहले आप लोग इसका सामान्य सूत्र लिखेंगे। देखो, ब्यूटेनॉल का सामान्य सूत्र यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस प्रकार से, इसको छोड़ मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल होगा। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल ये है और इसका सामान्य सूत्र आपको यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे अपन, देखो, ब्यूटेनॉल यानी 4 कार्बन की श्रृंखला है। श्रृंखला को हमेशा क्या लिखते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो 4 कार्बन की श्रृंखला अपने पास है और 2 पर ओल जुड़ा हुआ है। तो देखो, ये 2 पर ओल जुड़ा हुआ है, तो ये इसके सामान्य संरचना हो गई है। अब इसका बनाना क्या है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था कि 2 लाइनें आपको खींचनी है, एक दूसरे को काटती हुई, एक ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, एक क्षैतिज होनी चाहिए। ये ऊर्ध्वाधर रेखा या क्षैतिज रेखा आपने डाल दी। अब क्या करेंगे अपन, यौगिक के अंदर जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है उसको हमेशा ऊर्ध्वाधर रेखा पर लिखा जाता है। बिल्कुल देखो, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा पर लिखेंगे। इसमें जो C1 कार्बन, पहला कार्बन जो होगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। देखो, पहले कार्बन पर CH3 है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। अब बात करें अपन कि नीचे देखो, CH2 और CH3, इन दोनों को मिलाकर, CH2 और CH3 इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों को मिलाकर मैं C2H5 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, C2H5। जहां पर ये काट रहे हैं वहां पर क्या है, ये किरेन कार्बन है और इस कार्बन से जो प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं, एक तो OH जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है। इन दोनों प्रतिस्थापियों को अपन क्षैतिज रेखा पर लिखेंगे और इस प्रकार से अपन इसको प्रदर्शित कर दिया। तो ये क्या हो गया, 2 ब्यूटेनॉल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र हो गया है। वैसे ही बात करें अपन एक और संरचना, और ये है एलानीन की। एलानीन जो एक प्रकार का एमिनो अम्ल है, इसकी संरचना की अपन बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, संरचना में क्या होता है, इसमें पहला कार्बन जो होता है उस पर COOH समूह पाया जाता है। इस प्रकार से किरेन कार्बन पर यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन होता है, एक NH2 समूह होता है जो अपन ने लिख दिया है, और एक होता है CH3 समूह। ठीक है, अब इसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इधर, यहाँ पर क्या होता है कि वही एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा पर डालेंगे। सबसे ऊपर C1 कार्बन को लिखेंगे, बिल्कुल COOH को अपन ने लिख दिया। नीचे वाले समूह को अपन ने नीचे यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। मुख्य कार्बन संख्या कहाँ आ गई है, आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर आ चुकी है। अब किरेन कार्बन से जुड़े हैं 2 प्रतिस्थापी, कौन कौन से हैं, एक तो है H और एक है NH2। तो इन दोनों को अपन ने देखो इस प्रकार से क्षैतिज रेखा के ऊपर प्रदर्शित कर दिया। तो ये क्या बन गया, अपना फिशर प्रक्षेपण सूत्र अपना बनकर तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से किसी भी यौगिक का फिशर प्रक्षेपण सूत्र आप लोग बना सकते हैं। वो सिंपल सा तरीका है। क्या करना है मेरे विद्यार्थियों, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा आपको डालनी है और यहाँ पर इसके बाद क्या करना होगा, तो C1 कार्बन को ऊर्ध्वाधर रेखा पर सबसे ऊपर रखना है और शेष श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रेखा पर नीचे की ओर बढ़ते हुए चलना है। किरेन कार्बन को इस
केंद्र में रखा जाएगा, एक क्रॉस के बीच में रखा जाएगा और उस केंद्रीय परमाणु पर जो भी प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं उनको क्षैतिज रेखा पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो यही हो जाएगी आपकी फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखना। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि आपको फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको जो भी फिशर प्रक्षेपण सूत्र आप लोग लिख रहे हैं इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और इन कुछ बातों में कौन कौन सी बातें आती है इनके बारे में अपन चर्चा करें प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान से आप लोग देखिए, सबसे पहली बात, प्रक्षेपण सूत्र जो होता है इसको प्रक्षेपण तल से न तो कभी उठाया जाना चाहिए और न ही इसको कभी घुमाया जाना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से मैंने आपके सामने ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र बना दिया इस बोर्ड के ऊपर ये बना हुआ है, तो न तो आपको इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र को यहाँ से उठाना है। मतलब एक सिंपल सी बात, अपन एक जनरली अपन यहाँ पर बात करें तो आपको इस फिशर प्रक्षेपण सूत्र को जब ये बनकर एक बार तैयार हो गया ना तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको। मतलब आपको यहाँ पर इसके साथ कोई जो है घुमाना फिराना, इधर से इसको उठाना, इस प्रकार की कोई चीजें आपको नहीं करनी है। एक बार बनकर तैयार हो गया तो ये आपका सही फिशर प्रक्षेपण सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो न तो आपको इसको प्रक्षेपण तल से उठाना है और न ही इसको घुमाना फिराना है, यानी ऐसा कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तो देखो यदि प्रक्षेपण सूत्र को 90 डिग्री या 270 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है तो मूल यौगिक का प्रतिबिंब रूप प्राप्त होता है। यानी कि यदि आप लोग प्रक्षेपण सूत्र को या तो 90 डिग्री के कोण पर घुमा दो या फिर इसको 270 डिग्री के कोण पर घुमा देते हैं तो इसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त हो जाता है। यानी कि आपको इन कोणों पर 90 डिग्री 270 डिग्री इन कोणों पर प्रक्षेपण सूत्र को कभी भी नहीं घुमाना है। क्यों नहीं घुमाना है? क्योंकि फिर वो वास्तविक रूप नहीं रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, वो प्रतिबिंब रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी इन दो कोणों 90 डिग्री और 270 डिग्री इन कोणों पर कभी भी प्रक्षेपण सूत्र को नहीं घुमाना है। ठीक है, क्यों नहीं घुमाना है सर? तो देखो इसका प्रतिबिंब रूप इन कोणों पर घुमाने को प्राप्त हो जाता है और जब प्रतिबिंब रूप प्राप्त हो चुका है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मूल रूप गायब हो चुका है। इसीलिए आपको कभी भी इन कोणों पर इसको नहीं घुमाना है। हाँ, एक बात आती है कि सर जब इन पर नहीं घुमाना है तो किस पर घुमा सकते हैं? तो भाई इसको जो है ना, इस प्रक्षेपण सूत्र को आप लोग 180 डिग्री के कोण पर घुमा सकते हो। क्यों घुमा सकते हैं सर? क्योंकि ऐसा करने से त्रिबिंब रूप नहीं बदलता, यानी कि कोई प्रतिबिंब रूप यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर जो मूल रूप है वही आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि 180 डिग्री के कोण को घुमाने पर आपको मूल रूप ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप लोग उसको 180 डिग्री के कोण पर आसानी से घुमा सकते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो अपनी बात यहाँ पर हो गई है कि फिशर प्रक्षेपण सूत्र को लिखते समय आपको जो सावधानियां रखनी है उनमें से 3 सावधानी मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहली सावधानी क्या? प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से न तो उठाना है न ही आपको घुमाना है, यानी कोई यहाँ पर आपको घुमाना फिराना उसका नहीं करना है। बात करें अगर दूसरी सावधानी की तो इसको कभी भी 90 या 270 डिग्री के कोण पर कभी भी आपको नहीं घुमाना है, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिबिंब रूप प्राप्त हो जाता है और आपका मूल रूप वहां से गायब हो जाएगा। इसीलिए अपन बात करेंगे यहाँ पर इनको कभी भी दोनों कोणों पर नहीं घुमाना है। बात करें अपन कि किस कोण पर घुमा सकते हैं सर, तो देखो इसको 180 डिग्री के कोण पर अपन घुमा सकते हैं। क्यों घुमा सकते हैं? क्योंकि ऐसा करने से त्रिबिंब रूप आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ सामान्य सी सावधानियां हैं ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इनको घुमाते कैसे हैं। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वही विन्यास प्राप्त हो जाता है, सेम विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो ये सेम विन्यास प्राप्त कैसे होता है? ठीक है, और इसको घुमाया कैसे जाता है सूत्र को, तो इस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों को यहाँ पर कर दूं। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है लैक्टिक अम्ल। क्या दिया गया है? लैक्टिक अम्ल आपको दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है क्या? लैक्टिक अम्ल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका नाम है, वैसे आप लोग ध्यान रखना कि इसको डी लैक्टिक अम्ल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डी लैक्टिक अम्ल इसको कहते हैं। ठीक है,
चलो, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, इसको अपन बोलते हैं डी लैक्टिक अम्ल। और यदि इसको 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए, कितने कोण पर घुमा दिया जाए, 180 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाए, तो भी इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घुमाते कैसे हैं अपन, चलो मैं थोड़ा सा इसका प्रक्षेपण सूत्र ही बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से ये लो। अब इसको घुमाते कैसे हैं सर, तो देखो इस प्रकार से इसको घुमाया जाता है कि ये चीज यहाँ पर आएगी, ये चीज यहाँ पर आएगी और ये चीज यहाँ पर जाएगी। 180 डिग्री कोण पर इस प्रकार से इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का विन्यास प्राप्त हो जाएगा। देखो ऊपर वाला विन्यास सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो ये OH कहाँ आ गया, इधर, ये CH3 कहाँ चला जाएगा इधर, और H कहाँ जाएगा यहाँ पर, यानी अभी भी ये क्या रहेगा, डी लैक्टिक अम्ल ही रहेगा। यानी कि 180 डिग्री के कोण पर घुमाने के बाद भी आपके पास डी लैक्टिक अम्ल ही है। हाँ, देखने में आपको लग रहा होगा कि विन्यास सर चेंज तो हो गया, आपको बॉर्डर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको उस चीज से ध्यान नहीं रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, इनके नाम ध्यान रखना है। ये भी डी लैक्टिक अम्ल है और ये भी क्या है, डी लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, जब दोनों ही डी है मतलब विन्यास क्या है, इनका समान है। ठीक है ना, इस बात से आपको ध्यान रखेंगे कि 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, त्रिविम रूप इसका नहीं बदलता। और जब त्रिविम रूप नहीं बदलता तो अपन बोल सकते हैं कि 180 डिग्री के कोण पर इसको अपन घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सावधानियां तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। सर और कोई सावधानी यहाँ पर है, तो बिल्कुल एक सावधानी आपके पास और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, और उसको भी मैं आपको यहाँ साथ बता देता हूँ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अपना प्रक्षेपण सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक सावधानी आपको और रखनी है, क्या सावधानी है सर, तो देखो चौथी सावधानी आपके पास ये है कि किरेल कार्बन पर 2 समूहों को 2 बार अंतर परिवर्तन करने पर विन्यास नहीं बदलता है। यानी कि जो प्रक्षेपण सूत्र होता है, प्रक्षेपण सूत्र में, यानी जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र आपने बनाया है उसमें किरेल कार्बन, उसमें किरेल कार्बन पर 2 समूहों को, पर 2 समूहों को 2 बार, कितनी बार, 2 बार अंतर परिवर्तित, 2 बार अंतर परिवर्तित करने पर विन्यास नहीं बदलता है, विन्यास नहीं बदलता है, विन्यास नहीं बदलता है। जैसे किस प्रकार से 2 बार अंतर परिवर्तित करेंगे अपन, तो इस चीज को देख लेते हैं। देखो COOH वही बनाएंगे अपन, सेम चीज, आपका लैक्टिक अम्ल नहीं बनाए गए हैं, CH3। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये कौन था, डी लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, डी लैक्टिक अम्ल है। इनके विन्यास में क्या कर रहे हैं अपन, प्रथम 2 बार अंतर परिवर्तन करेंगे। देखो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज में कर देता हूँ, अंतर परिवर्तन है। ठीक है, तो प्रथम अंतः परिवर्तन। अब देखो प्रथम अंतः परिवर्तन अपन ने किया, किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों के विन्यास में अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, यानी एक दूसरे को बदल देते हैं इनका विन्यास। तो क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। देखो इधर आ जाएगा कौन, CH3, इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH। ठीक है, उसके बाद क्या किया अपन यहाँ पर कर रहे हैं द्वितीय अंतः परिवर्तन, द्वितीय अंतः परिवर्तन अपन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखो COOH। अब देखो इसमें अंतर परिवर्तन कैसे करेंगे, इस चीज को देखो। अब अपन अंतर परिवर्तन करेंगे यहाँ पर।
ठीक है। तो देखो क्या होगा, इधर चल जाएगा H, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा CH3, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा ये भी आपका डी लैक्टिक अम्ल ही होगा। क्या होगा, डी लैक्टिक अम्ल ही होगा, ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो जब किसी भी विन्यास में यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये वाला जो चेंज हो जाएगा ये एल लैक्टिक अम्ल यहाँ पर बन जाता है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी यौगिक के विन्यास में फिशर प्रक्षेपण सूत्र में एक बार अंतर परिवर्तन करेंगे, एक बार अंतः परिवर्तन करेंगे तो उसका विन्यास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एल लैक्टिक अम्ल यहाँ पर बन गया। क्या होता है DL, इनको सभी को अपन पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। अभी केवल आप लोग ध्यान रखें कि डी लैक्टिक अम्ल में एक बार अंतः परिवर्तन किया तो आपका यहाँ पर एल लैक्टिक अम्ल प्राप्त हो गया। कैसे अंतः परिवर्तन करेंगे, ये CH3 जाएगा यहाँ पर, ये H जाएगा इसकी जगह पर, ये हुआ है, ठीक है। अब दूसरी बार अंतः परिवर्तन किया, ये OH जाएगा यहाँ पर, ये H आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो विन्यास आपको प्राप्त हुआ वो कौन सा प्राप्त हुआ है, डी लैक्टिक अम्ल ही आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से मेरे विद्यार्थियों अपन ने क्या देखा कि किसी भी प्रक्षेपण सूत्र में किरेल कार्बन पर दो समूहों को दो बार अंतर परिवर्तन कर दिया जाए तो फिर यहाँ पर विन्यास जो होता है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर भी डी लैक्टिक अम्ल था, यहाँ पर भी डी लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र में रखी जाने वाली सावधानियां हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर विस्तार से बता दी है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये जो बात यहाँ पर बताई गई है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखा कैसे जाता है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, इन सभी के बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कुल 4 सावधानियां आप लोगों को ध्यान रखना है। न तो उस प्रक्षेपण सूत्र को कहीं पर घुमाना फिराना है, उठाना नहीं है आपको तल से। दूसरी चीज 90 या 270 डिग्री कोण पर उसको नहीं घुमाना है। 180 डिग्री पर आप लोग घुमा सकते हो क्योंकि इससे त्रिविम विन्यास जो होगा उसका नहीं बदलेगा। और बात करें अपन तो प्रक्षेपण सूत्र में 2 किरेल केंद्रों पर यानी कि प्रक्षेपण सूत्र में किरेल कार्बन पर जो 2 समूह होते हैं यदि उनमें अंतर परिवर्तन किया जाए 2 बार तो 2 बार अंतर परिवर्तन करने पर विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसा कौन बोलते हैं, एमिल फिशर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 4 सावधानियां फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के लिए आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।